बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने फ़िज़िकल क्लासेस में अपनी लेक्चर जो किया था उसमें क्या किया था कि आपने एक वेब ड्रॉ किया था, कैरेक्टर स्केच किया था। ठीक है, वो कैरेक्टर स्केच आप लोगों ने अपनी कॉपी में स्केच कर लिया है। ठीक है, बाकी उसके बाद आपके पास एक और वर्क है बुक में आपके पास, वो मैं आप लोगों को अभी नहीं करवाऊँगी। ठीक है, हम उसे अभी रहने देते हैं। अब हम आएंगे एक पेज नंबर 9। अगर आप देखें अपनी बुक में वर्ड स्टडी स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज ए है फिगरेटिव स्पीच की। तो आप लोग अगर अपनी बुक में देखेंगे तो इस तरह से आप देखें क्या करेंगे, वर्ड स्टडी की हेडिंग मेंशन करेंगे, फिगरेटिव स्पीच भी लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग इस कॉलम को स्टार्ट करेंगे किस तरह से, जिस तरह से यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, ये कॉलम वाले काम तो आप लोग स्टार्टिंग से ही करते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता है किस तरह से करना है, और ये आपके एक सिंगल पेज पे भी आ सकता है। आप लोग क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, सीवक मेंशन करेंगे, एक्सरसाइज ए यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 9। ये करने के बाद क्वेश्चन कॉपी करें, टॉक टू पीपल बाय यूजिंग पर्सनिफिकेशन एंड फॉर्म ऑफ फिगरेटिव स्पीच। बेसिकली फिगरेटिव स्पीच में हमारे पास क्या होता है कि उसमें वो इमेजेस को कंटेन करता है। अब इमेजेस को कंटेन करना या मैं मज़ीद कोई अगर वर्ड यूज़ करूँ तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बेहतर सिंपल इज़ दैट कि कुछ रीडिंग्स हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनको हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते बल्कि इमेजिन भी कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इसी चैप्टर की बात करें, हमने ये सलमा आंटी का पूरा चैप्टर पढ़ा, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिस तरीके से भी वो लिखी हुई थी, ख़ुद ब खुद हमारे सेंसेस में एक इमेज क्रिएट हो गया कि ये सलमा आंटी हैं। इनकी अपीयरेंस जो उनकी पूरी बताई गई थी, उनकी ड्रेसिंग, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनकी डिग्री के हवाले से, उनकी हैबिट्स के हवाले से, तो एक पूरी क्लियर और विविड इमेज हमारे दिमाग में बन गई कि सलमा आंटी ऐसी होंगी। तो इसी तरह से फिगरेटिव स्पीच में यही होता है कि एक वाज़े इमेज दी जाए रीडर को कि जो रीड कर रहा है, जो रीडिंग कर रहा है, उसको बाकायदा सिर्फ ना वो रीडिंग कर रहा हो बल्कि वो एक इमेज बन रहा हो उसके माइंड में, ताकि उससे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से उसे वो चीज़ समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई चैप्टर अगर हम हिस्ट्री का पढ़ते हैं या SST का पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग अपने माइंड में कोई इमेज बना नहीं पा रहे होते। ठीक है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चैप्टर, या यूँ कह लें कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, और कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें एक टेल है, एक स्टोरी है पूरी, तो आपको इंटरेस्टिंग वो स्टोरी लगेगी। उसका रीज़न ये है कि स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि वहाँ हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और जब कैरेक्टर्स आते हैं तो हम पहले उनकी स्केचिंग करते हैं वर्डिंग्स के थ्रू। कैरेक्टर्स की स्केचिंग क्या होती है ये आप लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो पूरी पहले हम कैरेक्टर को स्केच करके बताते हैं, देन उसके बाद हमारी असल कहानी शुरू होती है, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और हमारे माइंड में एक क्लियर और विविड इमेज खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। तो फिगरेटिव स्पीच में यही कहा जा रहा है। आइए पढ़ते हैं इसको। आप लोग इस तरह से कॉलम बनाएंगे, वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्चुअल मीनिंग, फिगरेटिव मीनिंग के। आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस इस चैप्टर में से निकाल के दिए गए हैं। ठीक है, आप वो वर्ड और फ्रेजेस यहाँ लिखे हुए, आपने उन्हें पढ़ना है। और ऑब्वियसली अब हम इतना पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को कि फ्रेज और वर्ड कोई भी अगर आपको इस चैप्टर से दे दिया जाए तो खुद ही आपके माइंड में फ़ौरन से क्लिक कर जाएगा कि ये उस वक्त की बात कही जा रही है कि जब ये वाक़या हुआ था। ठीक है, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरी जो चैप्टर हमारा है ये एक स्टोरी की तरह है, और इसकी जो लिखाई कह लें या जो इसका ऑथर है उसने इसको इस तरीके से लिखा है कि पूरी एक इमेज बन जाती है पढ़ने वाले के दिमाग में। हमें उस वर्ड और फ्रेज़ की एक्चुअल मीनिंग बतानी है कि असल में क्या होता है, और फिगरेटिव मीनिंग बतानी है कि फिगरेटिव मीनिंग यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, या बेसिक इन शॉर्ट ये कह लें कि सलमा आंटी के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग क्या थी और एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, व्हाट डज शी मीन बेड ओमन एंड डूम्ड वेडिंग के बैड ओमन से या डूम्ड वेडिंग से क्या मुराद था। ये आपको याद होगा कि उन्होंने सोफिया की मैरिज के अकॉर्डिंग मैरिज के बारे में कहा था कि बर्बाद हो जाएगी शादी एंड ऑल, तो वो चीज़ है, ये वो वाला फ्रेज़ है। एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेथ और डिस्ट्रक्शन
एनी टेरेबल इवेंट दैट यू कैन नॉट अवॉइड, डेथ या डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही को, या फिर ये कॉमा है ना, ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, कॉमा ये मेंशन कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा ख़तरनाक इवेंट या वाक़या जिसे आप चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। बेसिकली आपका फेट होता है, हमारे नसीब में भी जितनी अच्छी चीज़ें वो तो ऑब्वियसली हम कभी भी अवॉइड करना ही नहीं चाहेंगे, बट जितनी भी बुरे चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत में या नसीब में होती है, तो हम उन्हें चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी एक्चुअल मीनिंग ये है, जबकि फिगरेटिव मीनिंग या अकॉर्डिंग टू चैप्टर क्या है, द वेडिंग वॉज कंसिडर्ड टू बी अ डिज़ास्टर बिकॉज ऑफ दी सुपरस्टिशियस प्रेडिक्शंस ऑफ सलमा आंटी, कि जो शादी थी उसे एक डिज़ास्टर कंसीडर किया जा रहा था कि ये एक बहुत ख़तरनाक सी चीज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि सलमा आंटी जो थी वो अपने प्रेडिक्शंस लेकर आ गई थी, या उनके जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे उनकी वजह से उस वेडिंग को जो है डिज़ास्टर्स कंसीडर किया जा रहा था। नंबर 2 पे है, इफ़ एनी रिफ्लेक्शन इज़ शैटर्ड दैन आर सोल्स आर आल्सो शैटर्ड, अगर कोई शीशा टूट जाता है, रिफ्लेक्शन से मुराद यही है कि जब हम शीशे में देखते हैं तो वो बेसिकली हमारा रिफ्लेक्शन होता है, और जब कोई शीशा टूटता है यानी कोई रिफ्लेक्शन टूटता है तो हमारी रूहें भी बिखर जाती हैं। तो यहाँ शैटर्ड को अब अच्छा हाईलाइट भी साथ साथ करेंगे आप लोग, क्योंकि यही वो मेन अल्फाज हैं जो इस पूरे फ्रेज़ की मीनिंग निकाल रहे हैं। सडनली ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, शैटर्ड का मतलब ही यही होता है कि बिखर जाना, टूट जाना। तो जो होता है ना, जो कांच या शीशा कोई भी टूटता है तो वो इस तरह से टूटता है कि उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और वो बिल्कुल बिखर जाता है। तो अचानक से टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना, ये शैटर्ड का मतलब होता है। लेकिन फिगरेटिव स्पीच में इसकी क्या मीनिंग है, आर सोल्स आर शेकन इफ़ अ मिरर शैटर्ड, कि हमारी रूहें भी शेकन कहते हैं हिलना या हिल जाना, लेकिन यहाँ पे शेकन से मुराद ये है कि हमारी रूहें भी बिखर जाती हैं जब कोई शीशा टूट के बिखर जाता है। नंबर 3 में देखिए, दैट इज़ जस्ट एन ओल्ड वाइफ्स टेल, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। असल में मतलब क्या है, आ स्टोरी टोल्ड बाय एन ओल्ड पर्सन, के एक कहानी जो कि किसी बूढ़े या बुज़ुर्ग आदमी ने या किसी बुज़ुर्ग इंसान ने बताई हो। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम सुनते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आइदर ये सच है भी या नहीं। जैसे ये काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, चैप्टर में तो पढ़ा ही है, लेकिन पहले भी आप लोगों ने सुना होगा। और भी मतलब बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स होती हैं जो हम पहले के लोगों से सुनते हुए आ रहे होते हैं। तो यहाँ ओल्ड वाइफ्स टेल से ये मुराद है कि पुराने लोगों से जो हमें बातें पता चलती हैं या बुज़ुर्गों से हमारे जो बातें पता चलती हैं। एन ओल्ड आइडिया और बिलीव दैट हैज़ बीन प्रूव्ड नॉट टू बी साइंटिफिक सुपरस्टिशन, एक ऐसा पुराना आइडिया या बिलीफ जो कि प्रूव किया गया हो साइंटिफिकली नहीं बल्कि सुपरस्टिशियस तरीके से। जैसे सलमा आंटी के सुपरस्टिशियस बिलीफ में क्या आ रहा था हमारे पास, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना। नंबर 13, महीने के आखिर में शादी का फिक्स होना। तो इनको साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं किया था उन्होंने, आल्दो के वो मास्टर्स थी, बट उसके बावजूद बस उनके ये बिलीव्स थे, ये उनके वहम थे जिनके बेसिस पे वो ये सारी बातें करती थी। फिर नंबर 4 पे है, हर आइज वर स्मॉल टाइट स्लिट्स, उनकी आँखों के बारे में हमने पढ़ा था कि टाइट स्लिट्स थे, स्मॉल ओपनिंग्स। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि छोटी आँखों का, बहुत सारे लोगों की आँखें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी सी लगती हैं, खुली हुई भी होती हैं तो तब भी बहुत छोटी सी लग रही होती हैं। तो ये वही मतलब है इसका, द आइज वर टाइटली क्लोज्ड। जबकि सुपरस्टिशियस बिलीफ में क्या है कि आँखें बहुत टाइटली क्लोज की हुई हैं, बंद की हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब ये 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक और है नंबर 5, हम वो भी इसी में करेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए नंबर 5 और 6 हमारे पास रह गया था। नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउ इफ़ यू फाइंड आउट दे आर इनकम्पेटिबल देन फॉर ईच अदर अकॉर्डिंग टू द स्टार्स एंड पीर साहेब, व्हाट विल यू डू, बेटर सेफ देन सॉरी आई से। अच्छा, ये क्या फ्रेज था पूरा कि शादी पे जब बात चल रही थी कि जब सलमा आंटी बहुत हैरत ज़दा हो गई थी कि आपने हाथों की जो वो हैं लकीरें वो नहीं पढ़वाई एंड ऑल दैट, तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि अब अगर आगे चल के आपको ये पता चले कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हैं, यानी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते या एक दूसरे से मैच नहीं करते,
तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टार्स और पीर साहिब, यानी कि अब जब आप चेक करवाएंगे, जो हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो स्टार्स के बारे में हम बातें करते हैं, या जितने भी पीर साहिब जो हम बोलते हैं कि पीर के पास जा रहे हैं, पीर बाबा हैं हमारे, तो अगर उनके अकॉर्डिंग अब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हैं, साथ नहीं रह सकते, तो फिर आप क्या करेंगे। तो देन लास्ट में उन्होंने क्या कहा, बेटर सेफ देन सॉरी आई से, बेहतर ये है कि आप पहले ही एहतियात करें बजाय इसके कि बाद में आप सॉरी करें। ठीक है, ये सलमा आंटी ने कहा था। तो इन एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या है, इट इज़ बेटर टू सेव देन टू डू समथिंग रॉन्ग एंड बी सॉरी। एक्चुअल मीनिंग जस्ट ये है इसकी, बेटर सेव देन सॉरी की। हमारे पास बेसिकली जो हमारे ईडियम्स वगैरह होते हैं ना, ये उस तरह की एक फ्रेज़ है कि जिसमें कम लफ्ज़ों में एक बड़ी मीनिंग वाली बात कह दी जाती है। जैसे यहाँ देखें, सिर्फ ये है बेटर सेव देन सॉरी, और इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, इट इज़ बेटर टू सेव देन टू डू समथिंग रॉन्ग एंड बी सॉरी। कि आपको चाहिए कि आप पहले ही एहतियात बरतें बजाय इसके कि आप बाद में कुछ गलत कर दें और फिर सॉरी करें या शर्मिंदा हो। सॉरी से मुराद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉरी करना भी होता है, माफ़ी मांगना होता है, या शर्मिंदा होना भी होता है। ठीक है, फिगरेटिव मीनिंग क्या है, वन मस्ट बी कोशियस, और उनका मतलब भी यही था कि भाई आप जो है पाम रीडिंग करवाएं और एहतियात बरतें। नंबर 6 है हमारे पास माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। बेसिकली इसमें हम क्या कहते हैं, राई का पहाड़ बनाना। जैसे अक्सर आपने ये सुना होगा कि बातें चल रही होती हैं या कोई इशू चल रहा होता है जिस पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनमें से कोई एक ने अगर बोल दिया कि राई का पहाड़ बना रहे हो, तो उससे मुराद ये होता है कि एक छोटी बात को बहुत बड़ा कर देना, या एक छोटी सी बात है, मिसाल के तौर पर कि जैसे दो बच्चे, अब उनमें आपस में अगर झगड़ा हो गया, तो अब किसी भी बात पे झगड़ा हुआ, अगर कोई एक सॉरी कर देता है तो क्या होता है कि बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोनों अगर अना और ज़िद में आ जाएं तो क्या होगा कि वो एक छोटी सी बात बिल्कुल इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगी कि फिर क्या होता है कि हमारे बड़ों में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, यानी एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। आप देखें इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, आ हीप ऑफ मड क्रिएटेड बाय डिगिंग अप अ मोल। के बेसिकली एक मिट्टी का एक पूरा ढेला आपने क्रिएट कर दिया, एक बहुत सारी मिट्टी आपने जमा कर ली, लेकिन वो मिट्टी खुद नहीं आई है, वो आपने खुद जमा की है। कैसे, आप गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा खोदे जा रहे हैं, गड्ढा खोदे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो गड्ढा जो आप खोद रहे हैं उसकी मिट्टी तो आप बाहर ही फेंक रहे हैं ना, तो वो हीप ऑफ मड जो आपको नज़र आ रहा है वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, तो वो मिट्टी कहीं से आई नहीं है, वो जो आपने गड्ढा खोदा है ना, वो उस गड्ढे की मिट्टी है जो आपने खुद जमा की है। और इसकी फिगरेटिव मीनिंग क्या है, एग्जैजरेशन। इसका मतलब भी यही होता है कि झूठ में आ जाता है ये, या यूँ मिसकंसेप्शन होना। तो ये वही वाली बात है कि सिंपल दो तीनों की मीनिंग एक ही है कि छोटी सी बात को एक बहुत बड़ा करके साबित जो है प्रूफ करना या सामने लेकर आना। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ए वर्ड स्टडी की पेज नंबर 9 की कंप्लीट होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस वर्क को अपनी कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में कॉपी करना है, और अब तक जितना वर्क हो चुका है उसे साथ साथ मेमोराइज़ भी करते जाना है। आज के लिए हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।